हेलो एवरीवन। आज से हम डिस्कस करेंगे हमारे वीकली इकोनॉमी के करंट अफेयर्स। सबसे पहले जो है हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो है वो देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट से लेके 7 अगस्त तक के करंट अफेयर्स जो है वो देखेंगे। उसके बाद जो है ये करंट अफेयर्स जो है पूरे अलग अलग वेरियस न्यूज़पेपर्स से जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, प्लस वेरियस अदर साइट्स जो हैं जैसे पीआईबी हो गया, वेरियस न्यूज़पेपर्स रहते हैं कि जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव हैं वो सब जो है आई विल कवर इन दिस। ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक स्कीम जो है उसके रिलेटेड डेटा प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट कि आपको लास्ट में स्कीम्स पढ़ने का बर्डन ना रहे। ठीक है। जैसे जो न्यूज में रहती है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी स्कीम के लिए कोई भी फंड रिलीज किया है या कोई भी लोन इंस्टॉलेशन जो है वो रिलीज करी है, तो वो जिस तरीके से जो भी स्कीम न्यूज़ में रहेगी, उसको कवर किया जाएगा। प्लस मेंस रिलेटेड एस्पेक्ट जो है, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड ऑन दैट कि आप मेंस को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद समटाइम्स अगर एथिक्स की केस स्टडी अगर मुझे लगेगा कि हाँ, ये काफी अच्छा जो है वो स्कोर आपको मार्क्स फेच करवा सकती है, तो आई विल प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो। ठीक है। तो इस वीक में ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे, ये आई हैव ट्राइड टू कवर। तो इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ये जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है। वी डोंट कॉल इट अ वॉर बट इट्स अ टैरिफ जो यूएस जो है वो इंडिया पे जो है इम्पोज करे जा रहा है, जैसे 25% किया, फिर अगेन 25% किया। तो उसके रिलेटेड जितने भी न्यूज आर्टिकल्स थे उनका एक निचोड़ बना के जो है वो मैंने इसमें जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है कि इश्यूज क्या क्या है इंडिया और यूएस, व्हाई यूएस इज इम्पोजिंग द टैक्सेस ऑन कंट्री। ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्यों जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, एंड ही इज नॉट टारगेटिंग इंडिया ओनली, वो अदर कंट्रीज पे भी जो है वो टैरिफ जो है वो इम्पोज कर रहे हैं। द रीजन बीइंग उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और वो चाहते हैं कि जिन भी कंट्रीज के साथ यूएसए का डेफिसिट है वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जो इंडिया और जो यूएसए का जो भी ट्रेड है उसमें इंडिया जो है उसमें सरप्लस इंजॉय करता है। ठीक है। अब एक ट्रेड डील जो है वो नेगोशिएट नहीं हो पा रही है। यूएसए को चाहिए कि जो उनके फार्म प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सेस दिया जाए, उन पे इंडिया जो है वो कम टैरिफ लगाए। ठीक है। तो लेकिन इंडिया जो है वो इस चीज पे मान नहीं रहा है, ये ऐसा यूएस प्रेसिडेंट का कहना है। तो ये जितनी भी ट्रेड डील्स जो है ये एक नेगोशिएट नहीं हो पा रही है। ठीक है। तो ये ज्यादा टैरिफ लगाना इट इज काइंड ऑफ अ टूल। ठीक है। वो एज अ टूल जो है वो एक डोनाल्ड ट्रम्प इसको यूज कर रहे हैं कि हम आप पे ज्यादा टैरिफ इम्पोज करते हैं, मे बी जो है इंडिया को जो है वो एक एफटीए साइन कर ले। ठीक है। बट इंडिया इज स्मार्ट, इंडिया को जो है जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को पहले देखेंगे और अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को देखेंगे, उसके बाद जो अदर कंट्रीज हैं वो सेकेंडरी है। यस, आई कैन से कि इस चीज का हमें लॉस भी है, लेकिन स्टिल इंडिया जो है अभी इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकेगा यूएस के आगे। तो वो कह रहे हैं, न्यूज में ये भी दिखाया था कि तुम कर लो जितना इम्पोज करना है, वी विल फिगर आउट अ वे। ठीक है। इंडिया का जो रिस्पॉन्स था वो भी एक बहुत बैलेंसिंग रिस्पॉन्स था कि हम वी विल फिगर आउट अ वे फॉर दिस। तो इसके ही बारे में जो पूरा डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है कि इंडिया को जो है अपनी एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी भी तो मेंटेन करनी है। अगर हम यूएस के 25% टैरिफ से डर जाएंगे तो बाकी कंट्रीज में हमारा इमेज क्या रहेगा एज ए ग्लोबल लीडर कि आप इतने इतने पे ही आपने हार मान ली। ठीक है। एक पॉइंट थोड़ा ये भी आ जाता है, इंडिया का है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी जो मेंटेन करनी है, मल्टीपोलर है। तो ये नहीं चाहिए कि हाँ यूएसए हमारा फ्रेंड है तो हम यूएसए पे भी टोटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इंडिया इज अ काइंड ऑफ दैट कंट्री जिसको एक मल्टीपोलैरिटी फॉलो करता है, एंड ही वांट्स, इंडिया वांट्स कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो पूरी दुनिया में रहे, ना कि वी विल टेक द साइड्स कि हम वेस्टर्न ब्लॉक का साइड ले लेंगे या रशिया का साइड ले लेंगे। इस तरीके से वी आर नॉट गोइंग टू डील विद। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रशिया के साथ भी अपने ट्राई मेंटेन करते हैं, प्लस हम मल्टी अलाइनमेंट को भी फॉलो करते हैं जिसमें हम ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड, इन सबका हम मेंबर्स हैं। ठीक है। हम ये नहीं है कि साइड नहीं ले रहे हैं कि हम रशिया को फेवर करेंगे, यूएस को, हम सबके साथ मिलके जो है वो काम करेंगे। ठीक है। तो जिसकी वजह से ये ब्रिक्स वर्सेस क्वाड आ जाता है। यूएस जो वेस्टर्न, जो एंटी वेस्टर्न ब्लॉक्स, जो ब्रिक्स के साथ भी इंडिया जुड़ा हुआ है, और जो यूएस लेड अलायंस है क्वाड की, उसमें भी जो है वो इंडिया
जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है? दिस शोज़ कि हम लोग साइड्स नहीं लेते। अब पेपर में अगर आपको लिखना होगा तो यू कैन राइट कि इंडिया फॉलोज़ द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपोलैरिटी एंड मल्टी अलाइनमेंट, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब यूएस क्या चाहता है कि इंडिया जो है वो यूएस के साथ जो है अलाइन कर जाए, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अगेंस्ट रशिया एंड चाइना, ठीक है? लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करेगा। ऑब्वियसली इंडिया वांट्स टू मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इसीलिए जो है वो यूएसए ने जो है इंडिया के इलिबरल टर्न को जो है वो अटैक किया कि तुम लोग जो कश्मीर पॉलिसी है, जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो मिलिट्री स्ट्राइक्स तुम लोग कर रहे हो, उसको इलिबरल जो है वो करार किया गया, ठीक है? देन ट्रम्प ने फिर रिमार्क किया कि जो आप रशिया की डेड इकोनॉमी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है? अगेंस्ट हमें मतलब अगेन हमें एक वार्निंग दे रहा है कि डोंट डील विद द रशिया, और उसकी वजह से सैंक्शंस लगा दिए इंडिया 5 6 इंडियन कंपनीज पे और 5 इंडिविजुअल्स पे। तो दिस वाज़ द यूएसए ने जो भी रिटेलिएशन लिया है। नाउ अब कन्वर्जेंस कहाँ-कहाँ पे है हमारी, हम क्वाड में साथ हैं, डिफेंस डील कर रहे हैं। ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए दिए सो दैट यू विल राइट इट इन द मेंस एग्जाम। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है, लेकिन डाइवर्जेंस कहाँ पे है? रशिया के साथ जब हम डील करते हैं या ईरान के साथ जब हम लोग वहाँ पे जो चाबहार पोर्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेड बैरियर्स जो भी हैं। लेकिन इंडिया जो है यहाँ पे एक मिडल पाथ लेता है एंड हेंस वी फॉलो द नॉन अलाइनमेंट 2.0, जिसमें हम एक बैलेंस करके चलेंगे यूएस लेड अलायंसेस को विद द ग्लोबल साउथ लीडरशिप के साथ, ठीक है? तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट दीज वर्ड्स इन द मेंस एग्जामिनेशन ना, जब आप आंसर्स में ऐसे वर्ड्स लिखोगे दिस विल शो कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है? तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड सेल्फ रिलायंस। इंडिया भी जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इंडिया को भी जो है एक सेल्फ रिलायंस कंट्री बनना है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है। तो उसके लिए जो है हमने आत्मनिर्भर भारत जो है वो लॉन्च किया है, ताकि हम दूसरी कंट्रीज के इंपोर्ट्स पे जो है डिपेंडेंट ना रहे। फिर हमने अल्टरनेटिव ट्रेड ब्लॉक्स जो है उनके साथ मतलब एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए हैं, ताकि हम लोगों के साथ मतलब कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सके, ठीक है? देन उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रिस्पॉन्स किया था कि इंडिया जो है वो एक ब्राइट ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी में, साइटिंग द ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, एफ्टा। क्योंकि देखो, ये पॉइंट आप दे सकते हो कि इंडिया जो है वो एज़ अ ब्राइट स्पॉट है, क्योंकि वेरियस अदर कंट्रीज़ जो हैं देखो एफटीए साइन करने को तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर इन्वेस्टमेंट कहीं से आ रही है, जो भी हम ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया में। इसीलिए जो वेरियस कंट्रीज़ हैं, वो इतनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जो है इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो साइन कर रही हैं, व्हिच इज़ नॉट लाइक बाय द यूएस। अब देखो ना, कोई भी ग्रो करेगा, उसको ग्रो करता कोई देख नहीं सकता ना, जो ऑलरेडी इतना इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है? तो वैसे ही यूएस बोलता है कि अगर इंडिया और चाइना अपना नाम बना लेंगे, तो यूएसए का तो फिर कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो वो मतलब मे बी फॉर दैट रीज़न, ठीक है? नाउ फिर यूएस की अगेन फ्रस्ट्रेशन की किस तरीके से वो बोल रहा है कि तुम्हारी जो है वो स्लो रोलिंग है। उन्होंने एक्यूज़ किया था कि स्लो रो, आप धीरे-धीरे एफटीए साइन कर रहे हो, आपने बाकी कंट्रीज़ के साथ कर लिया, हमारे साथ वो एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा, और हमें एज़ अ फ्री राइडर का टैग दे दिया कि तुम लोग मुफ्त में या जो है वो मज़े ले रहे हो यहाँ पे, कि हमारे एक्सप्लॉइट कर रहे हो तुम हमारी कंट्री को, क्योंकि ट्रेड सरप्लस है ना हमारा उनके साथ। तो यूएस को लगता है कि ट्रेड सरप्लस को कम किया जाए, इसको डेफिसिट में भी लाया जाए या इसको एक बैलेंस किया जाए। तो यूएस बिलीव दैट इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम द वेस्टर्न सिक्योरिटी बट अलाइन नहीं करता इकोनॉमिकली। इंडिया उसने कहा कि यूएसए इज ऑफ द व्यू कि तुम लोगों ने क्वाड तो बड़ी जल्दी जॉइन कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट तुम जब एफटीए साइन करने की बारी आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट स्टिल हमें एफटीए साइन करना है पूरा देख रेख के, क्योंकि इंडिया जो है मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डोमिनेंस ज्यादा है लोगों की। इसीलिए जो है वो कंट्री इट टेक्स टाइम टू साइन द एफडीए विद द यूएस। और हमारी जो है एक हमने मिनी ट्रेड डील जो है वो साइन साइन की। एक्चुअली ये मिनी ट्रेड डील इसीलिए किए जाती है क्योंकि एक फुल फ्लेज एफटीए को लॉन्च करने के लिए पहले एक छोटे लेवल पे जो है डील्स की जाती हैं, बट उसमें भी जो है अच्छे से कुछ इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुई। फिर उसके बाद प्रोटेक्शनिज्म के साथ क्लैश किया गया। मतलब देखो ना, अमेरिका को है अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया को है इंडिया जो है इंडिया पहले पे होना चाहिए, मतलब मेक इन इंडिया। तो इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं, डाइवर्जेंसेस कहाँ-कहाँ पे आ रहे हैं। और हेंस इन्होंने क्या किया, यूएसए ने 25% पेनल्टी जो है वो लगा दी टू एड्रेस द ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि इंडिया के हमारा ट्रेड डेफिसिट, यूएस में ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया सरप्लस में है, तो अपने डेफिसिट के साथ डील करने के लिए यूएसए ने 25% टैरिफ जो है वो लगवा दिया। ठीक है? रीजन क्या दे दिया कि इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ।
बट हाल ही में अभी जो है रिसेंट न्यूज़ में क्या आता रहता है कि इंडिया ने इसमें रिस्पॉन्स किया है कि अगर आप फिगर्स और अगर आप डेटा वगैरह देखोगे तो यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है विद द रशिया वो फार बेटर नहीं, बहुत ज्यादा है, फार बेटर इन वैल्यू यूएस के साथ ज्यादा है। तो व्हाई आर यू इम्पोजिंग टैरिफ्स बाय सेइंग कि हम लोग जो है वो रशिया के साथ डील कर रहे हैं, रशिया के साथ जो है वो रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। तो इंडिया का भी स्टैंड क्लियर था। देन इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे यूएसए में वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएँगे ऑब्वियसली। अगर हमारा सपोज़ यहाँ से एप्पल जा रहा है, अमेरिका सॉरी इंडोनेशिया से आ रहा है, वियतनाम से आ रहा है, एग्ज़ाम्पल एप्पल की बात किया। अब हमारा वाला सपोज़ एक की कॉस्ट 100 है, वहाँ जाके अगर 25% टैरिफ लगेंगे तो इंडियन एप्पल वहाँ पे 125 का मिलेगा। अब जो यूरोपियन अगर इंडोनेशिया को 10% टैरिफ है तो उसका 110 का मिलेगा। वियतनाम में अगर एक 5% टैरिफ है तो उसको एक 105 का मिलेगा। ऑब्वियसली पीपल लोग कौन-सा खरीदेंगे? 105 वाला जो थोड़ा सस्ता होगा। तो इसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है? नाउ ठीक है, बट इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो अच्छी खासी है जिसकी वजह से जो है हम थोड़ा इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलेगा। मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा इन सैंक्शंस की वजह से। अब यूएस की ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या है? हाँ, इंडिया फॉलो करता है मल्टीलेटरलिज्म, मल्टी अलाइनमेंट, बट ये यूएस फॉलो करता है बाइलेटरलिज्म कि उनको कंट्री स्पेसिफिक डील्स करनी है। जितना वो दूसरी कंट्री को हरास कर सके उतना यूएसए के लिए अच्छा। मतलब कि यूएस वांट्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ऑब्वियसली द अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी जो है वो क्लैश करती है इंडिया के प्रोटेक्शनिज्म के साथ। ठीक है, दिस वाज द सेकंड एंगल। नाउ द थर्ड इज द यूएस पाकिस्तान रिलेशंस एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडिया। जैसे कि अभी सुनने में मिला था कि ऑपरेशन सिंदूर में जो है कुछ वेपन्स जो थे वो फाइटर क्राफ्ट्स या एयरक्राफ्ट जो भी है वो यूएस ने पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। तो ऑब्वियसली दिस शोज कि जो यूएसए है तो वो किसी का भी सगा नहीं है, ठीक है? आप उस पे टोटली ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इंडिया भी यही अपनी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी फॉलो करता है बाय नॉट ट्रस्टिंग द यूएसए, और वो चाहता है कि मल्टी अलाइनमेंट रहे, हर कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस रहे। ऑब्वियसली हम भी यही चाहेंगे कि क्लास में अगर हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो हमारा सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड हो, ना कि सिर्फ एक ही के साथ हो। अगर कोई ग्रुप स्टडी करता है, मे बी एक एक आप 5 फ्रेंड्स हो, एक फ्रेंड आपको अच्छा मैथ समझा देता है, दूसरा आपको अच्छी रीजनिंग पढ़ा देता है, तीसरा आपको अच्छी इंग्लिश पढ़ा देता है, तो आप चाहोगे कि आप सबके साथ एक बैलेंस रिलेशन लेके चलो, ना कि आप लोग सिर्फ एक ही फ्रेंड बना के रखो। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। नाउ अब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डील अभी जैसे अनाउंस की थी कि 1 अगस्त को, याद है कि उसने एक ऑयल एंड गैस पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान के साथ अनाउंस किया, पोटेंशियली ऑब्वियसली इम्पैक्टिंग द इंडियाज रीजनल इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद जब पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक हुआ या ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान टाइज आफ्टर द पाकिस्तान के जो टाइज थे यूएसए के साथ वो थोड़े देखने को मिले, बेटर देखने को मिले आफ्टर दिस। एंड दिस यूएस एंगेजमेंट विद द पाकिस्तान कुड अंडरमाइंस द इंडिया स्टांस ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया जो है इतना फाइट कर रहा है इस टेररिज्म को हटाने के लिए, अगर यूएस जो है वेपन्स या एयरक्राफ्ट्स अगर किसी ऐसे देश को सप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट अवर रीजनल इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इसके जियोपॉलिटिक्स में क्या इम्प्लीमेंटेशन है कि देखो, क्वाड डिस्कॉर्ड। यूएस जो है वो चाहता है कि आपने जो है मिलिटरीली आपने अलाइन कर लिया, पॉलिटिकली कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द इकोनॉमिकली? ठीक है, तो एफटीए साइन किया जाए। पाकिस्तान का एंगल देखा जाए तो यूएस जो है, यूएस पर पाकिस्तान फॉर एनर्जी डील्स अंडरमाइनिंग द इंडिया रीजनल इन्फ्लुएंस। हाँ, एनर्जी डील्स साइन करना पाकिस्तान के साथ। देन उसके बाद पाकिस्तान का ऑयल डील जाइब की ऑयल डील अगेन द सेम पॉइंट एज दिस, इसको कट कर देना। द डेड इकोनॉमी का रिमार्क जो दिया गया जिससे शो कर रहा है कि हाउ द यूएस इतना फ्रस्ट्रेट हो गया इंडिया से कि इंडिया ने यूएसए की नाक में दम करके रखा है। इसीलिए जो है यूएस को नींद नहीं आ रही है और वो बार-बार इंडिया पे टैरिफ जो है गेम्स खेल रहा है। बट इंडिया जो है अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री, एक हमारी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी है, मल्टी अलाइनमेंट है। ये सब वर्ड्स जो है आप एग्ज़ाम्स में लिखना, इट विल फेच यू मार्क्स, ठीक है? बहुत अच्छे वर्ड्स जो हैं मैंने अपने इस नोट्स में डाले हैं सो दैट कि आपको एक क्वालिटी आंसर यू विल राइट इन द मेंस एग्जाम में। ठीक है, अब ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। ये जस्ट आपको मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है कि इकोनॉमिकली क्या आप देख सकते हो, स्ट्रैटेजिकली देख सकते हो, जियोपॉलिटिकली क्या है, पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस है। तो अगर यहाँ से आप मटेरियल गैदर कर सकते हो कोई भी एक आंसर करने के लिए। ठीक है, नाउ
यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ये मैंने स्पेशली डाला था कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस जो है वो सॉर क्यों हो रहे हैं, खट्टे हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेड वर्सेस सॉवरेनिटी है, ट्रेड करें कि हमें अपनी पहचान भी बना के रखनी है। देन ग्रेट पावर बैलेंसिंग, वी हैव टू बैलेंस द ब्लॉक्स, एक वेस्टर्न ब्लॉक हो गया, एक साउथ लीडरशिप भी हमें देखनी है। देन डोमेस्टिक प्रायोरिटीज पे भी हमें फोकस करना है। अगर एफटीए साइन हो गया और यूएस के जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, फार्म प्रोडक्ट्स अगर सस्ते में इंडिया में आने लगे, तो इंडिया के जो फार्मर्स हैं उन पे इम्पैक्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स पे इम्पैक्ट होगा, तो हमें अपनी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज भी देखनी है। इवन इंडिया ने बात की थी कि हम एमएसएमई सेक्टर को भी जो है प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द यूएस। फिशरी सेक्टर हो गया, तो जितने भी ये छोटे-छोटे सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रेड डील साइन करने की वजह से अगर हम यूएसए के साथ करते हैं, इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड डील जो है वो साइन की जाएगी। इसीलिए इंडिया जो है अपने एंड से इतना टाइम ले रहा है इस डील को येस बोलने में, ठीक है? साइन करने में। नाउ अब इंडिया क्या करे? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? सबसे पहले कि आप शॉर्ट टर्म मेजर्स लो, कि आप सेक्टर स्पेसिफिक एग्जम्पशंस मांगो, जैसे कि फार्मा, टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स। आप इसमें टैरिफ वेवर जो है वो मांग सकते हो, ठीक है? आप ये बताओ कि इंडिया जो है वो एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है और यूएस की जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम सेक्टर वाइज जो है एग्जाम्पशंस मांगेंगे, तो हम यूएसए के दिमाग में ये डाल सकते हैं कि इंडिया के जो जो विच इज कंसिडर्ड एज द फार्मा ऑफ द वर्ल्ड, हमारी चीप मेडिसिन आपकी कंट्री में आके आपके नागरिकों का इलाज करेगी। तो आप ये चीज कर सकते हो। देन डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्दो हमें पता है कि डब्ल्यूटीओ जो है वो नॉन फंक्शनल है, स्टिल वी मेक एफर्ट्स कि हम ग्लोबल लेवल पे इस आवाज को उठाएं और इसको रिवाइव करवाएं। ठीक है, चैलेंज कर सकते हैं अंडर एमएफएन क्लॉज। देन रुपी डेप्रिसिएशन जो है उसको मैनेज कर सकते हैं कि हम लोग डॉलर को इनफ्लो करें, उसका इंकरेजमेंट करें, जिसके थ्रू एनआरआई बॉन्ड्स या सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से, ताकि हम रुपी जो है उसको स्टेबलाइज कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट इज द मीडियम टर्म स्ट्रैटेजीज, कि हमें ट्रेड को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कि एफटीएस अदर कंट्रीज के साथ हम साइन किए, जैसे साइन करें, जैसे यूके हो गया, ईयू हो गया। फिर उसके बाद जो है एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफाई करें, कि जरूरी नहीं है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स जो है वो यूएसए को ही करें। वी कैन लुक फॉर अदर ऑप्शंस लाइक द अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया। देन वी कैन ऑल्सो लेवरेज द चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, जिसमें जो है वो इंडिया अपने आप को एज एन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट कर सकता है, कि हम लोग भी जो है एक चाइना को कंपटीशन दे सकते हैं फॉर ऑटो पार्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, अमिड द यूएस चाइना जो है ट्रेड वॉर। देखो, जो यूएस चाइना आपस में जो ट्रेड वॉर इनका चल रहा है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे टैरिफ लगाया जा रही है, आपस में ये जो लड़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग अपने आप को एक लेवरेज कर सकते हैं, कि अपने आप को एक बेटर बना सकते हैं, कि आप लोग यहाँ पे ऑटो पार्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस व्हिच वी कैन अडॉप्ट एज अ मीडियम टर्म स्ट्रेटजीज। नाउ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज में इंक्लूड रहते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गए, जिसमें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें, जैसे कि एक पीएलआई स्कीम हमारी ऑलरेडी इन प्लेस है। देन चाइना की जो है उसके सप्लाई चेन्स पे हम थोड़ी डिपेंडेंसी कम शो करें। फिर डिफेंस को इंडिजनाइज कर सकते हैं, दीज आर द वेरियस ट्रैक्स, दीज आर द वेरियस प्रोजेक्ट्स। देन वी कैन ऑल्सो एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग का ऑप्शन है। अपने क्रूड इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकें, एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। तो दीज़ आर द वेरियस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है? ये तभी आपका एक एग्ज़ाम में आंसर अच्छा दिखेगा जब यू विल ऐड द एग्जांपल्स इन दैट। तो वही सारी एग्जांपल्स मैंने इसमें डाली हैं, तो यू कैन राइट दीज़ एग्जांपल्स व्हिच विल फेच यू मार्क्स। नाउ जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग व्हिच इंक्लूड्स द मल्टी अलाइनमेंट, जैसे कि हम क्वाड में भी मेंबर हैं, ब्रिक्स का भी मेंबर हैं। तो दिस विल हेल्प अस, ठीक है, टू मेंटेन अवर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। नाउ वी हैव अ कंक्लूजन लाइक कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है जो है वो किस तरीके से ट्रायंगुलेट करे, कि डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक पुशबैक होना चाहिए, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल रेजिलियंस। तो ये सभी जो मैंने ये इस तरीके से ये आंसर फ्रेम किया है, ये आपको नोट्स प्रोवाइड करें, कि ये दिस विल हेल्प यू इन द आंसर राइटिंग इन योर मेंस, ठीक है? देन आप ये भी ऐड कर सकते हो इसमें, कहीं भी एज़ अ कोट यूज़ कर सकते हो, कि हम हमें इंडिया को जो है वो एक पॉलिसी मंत्र अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें कम्पीट, कोलैबोरेट एंड काउंटर, ठीक है? तो इन द न्यू मार्केट्स कोलैबोरेट वाया एफटीएस, काउंटर टैरिफ्स वाया डब्ल्यूटीओ। तो यू कैन राइट दीज़ ऑल्सो। नाउ दीज़ आर सम वेरियस क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस दीज़ क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस के मैंने आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि यू कैन चेक कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है फॉरेन पॉलिसी में ऑफन लीड्स टू फ्रिक्शन विद द मेजर पावर्स। तो इस पे जो है थोड़ा डिस्कस कीजिए। इसको मैंने आंसर यहाँ पे जो है एक फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड किया है। आप क्लास में मैंने कोट भी डाला है, यू कैन ऐड दिस आल्सो इफ यू वांट।
नाउ इसमें एक सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूएस एनर्जी की जो यूएस पाकिस्तान की जो एनर्जी डील है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इंडिया के इंटरेस्ट कैसे हार्म होंगे, तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस। नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि क्या जो है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस जो है वो फोर्स कर सकता है रिच नेशंस को कि वो पे कर पाए जो हिस्टोरिकल एमिशंस उन्होंने किए थे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी पॉल्यूशन, जो भी उन्होंने जैसे भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया है, कि क्या जो है आईसीजे उनको, कैन इट कंपेल देम टू पे फॉर द एमिशंस डन हिस्टोरिकली। तो इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इंडिया के लिए क्या जो है किस तरीके से जो है ये इम्पैक्ट करेगा। तो मेंस में आप ये लिख सकते हो, इसके रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए, तो उसके रिलेटेड हम ये आर्टिकल है जो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या दिया था कि इसमें क्या है कि लीगल वर्सेस प्रैक्टिकल एनफोर्समेंट। लीगल मीन्स हाँ, हमने बोल दिया, कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि करो, लेकिन प्रैक्टिकली विल दिस हैपन, कि क्या ये चीज़ हो रही है? कि जैसे कि जो आईसीजे ने रीअफ़र्म किया कि स्टेट की ऑब्लिगेशंस है, कि स्टेट का रोल है कि वो मिटिगेट करे क्लाइमेट चेंज को अंडर द इंटरनेशनल लॉ। बट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म कहा है कि क्या, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, हाउ आर यू एनफोर्सिंग दिस ना? अगर कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी कि हाँ, एक जो है डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री को पे करेगी फॉर द हिस्टोरिकल एमिशंस जो भी उन्होंने किए थे, लेकिन अगर वो नहीं पे करेगी तो क्या होगा? ये चीज़ भी होनी चाहिए ना, कि अगर तो चलो आपको बोल दिया, ठीक है, अब आपने किया, नहीं किया, अगर आप नहीं करोगे तो पनिशमेंट क्या रहेगी? तो वो चीज़ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन कोई बाइंडिंग रिपेरेशंस नहीं है ना, कि बाइंड तो कहीं से भी नहीं हुए आप। तो इसीलिए ये थोड़ा चैलेंज रहता है कि लीगल प्रैक्टिकल एनफोर्समेंट जो है थोड़ा क्लैश करता है। देन व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस इन एट्रीब्यूशन, इस चीज को फुलफिल करने में चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं? कि साइंटिफिक लिमिटेशंस हैं, कि प्रूविंग डायरेक्ट कैजुअलिटी बिटवीन अ कंट्रीज एमिशंस एंड द स्पेसिफिक क्लाइमेट डिजास्टर। देखो, यू कांट प्रूव, अगर कहीं पे कोई अर्थक्वेक आया है या कहीं पे अगर कोई बाढ़ आई है, फ्लैश फ्लड्स आए हैं, तो हाउ कैन यू से कि ये हमारी कंट्री की वजह से हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कि ये पर्टिकुलरली हमारी ही कंट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाउ विल यू प्रूव दैट? तो ये चीज एक प्रॉब्लम आ रही है। और पॉलिटिकल हर्डल्स हैं, सभी को ग्रेट लीडर, वर्ल्ड लीडर बनना है, तो हाउ विल दे डू दैट ना? इनको बस गंद डालो, मतलब पोल्यूशन क्रिएट करो करो, और खुद की जो है कंट्री को महान बना लो कि हाँ, हम ही देश के राजा हैं। बट ये नहीं पता कि आपकी वजह से कितने लाइव्स जो है वो इम्पैक्ट कर रही हैं, कितनी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इम्पैक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यूएस, चाइना, ये सब लोग ऑब्वियसली वी आल्सो वांट कि एनर्जी सिक्योरिटी हो। हु इज़ केयरिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल? ठीक है, जो लोग मर रहे हैं वो मर रहे हैं, तो दे डोंट केयर, दे जस्ट वांट टू बिकम द लीडर्स। नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल इम्पैक्ट, कि ग्लोबल साउथ लेवरेज है, वल्नरेबल नेशंस हैं, ऑब्वियसली दे विल कोलैबोरेट ऑन दैट। ठीक है ना, जो ग्लोबल साउथ है, बिकॉज़ ऑब्वियसली वी जो ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज़ हैं, दे आर मेनली द डेवलपिंग वन्स एंड हेंस दे आर सफरिंग द लॉस क्रिएटेड बाय द डेवलप्ड नेशंस। तो इनका एकजुट रहना और अगेंस्ट द रिच नेशंस, जिसमें यूएनएससी के इतने बड़े-बड़े मेंबर्स हैं, तो जो वीटो कर देते हैं, तो यहाँ पे भी जो है ये एक चैलेंज रहता है। ठीक है? तो जीएससी के लिए क्या रेलेवेंस है इसका, कि जीएसटीयू में जैसे कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस में ये रख सकते हो कि जो आईसी जो है ये एक टूथलेस टाइगर है, कि यहाँ पे एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर अगर आप पेरिस एग्रीमेंट और रियलिटी में देखो कि डिस्पाइट 1.5 डिग्री सेल्सियस को रिड्यूस टेम्परेचर को रिड्यूस करने का गोल था, बट स्टिल जो है मेजर एमिटर्स जो है वो इस टारगेट को मिस कर रहे हैं बिना किसी पेनल्टी के। लॉस एंड डैमेज जो भी है इसके रिलेटेड जो है वो हो रहा है। फिर जीएस3 में क्लाइमेट एंड द जस्टिस डिबेट में जो है हम ये देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डेवलप्ड नेशंस की थी, दे आर अनेबल टू फुलफिल दैट। देन डेवलपिंग नेशंस का जो डायलेमा है, किस तरीके से इस चीज पे बात की गई है। देन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, तो इको मॉडर्निज्म आर्ग्यूमेंट, जिसमें इंडिया चाइना जो है दे मस्ट इनोवेट लोकली रादर देन वेट फॉर द वेस्टर्न टेक ट्रांसफर। तो ये देखो, ये these words you can write in the mains exam. It is only about कि हाउ विल यू राइट योर आंसर एंड हाउ विल यू प्रेजेंट योर आंसर, कि आप किस तरीके के अच्छे वर्ड्स जो है वहां पे यूज कर रहे हो। दिस शोज दैट यू हैव दैट नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट। देन एथिक्स में आप यूज कर सकते हो किसको, इक्विटी वर्सेस सोवरेनिटी, की आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो या सभी कंट्रीज के लिए सोच रहे हो। तो इसकी रेलिवेंस फ्रॉम द वेरियस एग्जांपल्स। देन वे फॉरवर्ड में ये क्या है कि लीड बाय द एग्जांपल ना, कि हमें देखो कि हमने अपने रिन्यूएबल्स को स्केल करने में हमने कितना इम्प्रूव किया है। देन लेवरेज नेगोशिएशंस, कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं।
सो दैट कि हम लोग जो है इसमें बेटर कर सकें। देन हम साउथ की अलायंस के साथ मिलके जो है इस पे काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि हम इस क्लाइमेट चेंज के साथ जो है वो डील कर सकें। ठीक है, अगेन ये जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये दे के रखा है। 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू कैन प्रैक्टिस देम और उसके बाद आप ये एक मॉडल आंसर जो है वो देख सकते हैं। तो कोट भी यू कैन यूज़, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज़ द गिनीज़ इंडेक्स। इसमें यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल था कि गिनीज़ इंडेक्स जो है इट्स रॉन्ग अबाउट इंडिया। कहने में कहा जा रहा है कि जो मेथोडोलॉजी है, जो यूज़ करते हैं इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने में, उसमें कुछ जो है वो फ्लॉज़ है। तो दीज़ आर द क्रिटिसिज़म्स, वेरियस क्रिटिसिज़म, तो यू कैन गो थ्रू इट, बट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इम्पोर्टेंट इज़ कि गिनीज़ इंडेक्स जो है ये मेज़र क्या करता है? इट मेजर्स द इनकम एंड द वेल्थ इनइक्वालिटी विदिन अ कंट्री एंड इट रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1। अगर किसी कंट्री का स्कोर इसमें 0 है, इट मीन्स कि वहाँ पे क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी है। कंट्री में जो है सभी लोग इक्वली रह रहे हैं। और अगर 1 है, इट शोज़ द परफेक्ट इनइक्वालिटी, अ शार्प डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है? अगेन ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे के रखे हैं, यू कैन आंसर देम और उसके बाद आंसर्स भी दे के रखे हैं, तो आप अपना मैच जो है वो कर सकते हो अपने आंसर्स का। फिर आप देखो कि कितना करेक्ट है और कितना गलत है। नेक्स्ट टॉपिक जो था कि जो इंडिया के जो फ्यूल एक्सपोर्ट्स हैं, जो यूएस में जा रहे हैं, दे आर गोइंग विदाउट ड्यूटी। तो इस जो टॉपिक के रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने एक्सट्रैक्ट करके जो है, जो अलग एंगल्स थे, दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू। आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था कि एक्सक्लूजन लिस्ट भी है, जो टैरिफ्स अनाउंस किए गए हैं। दीज़ आर द वेरियस लिस्ट जिन पे कोई भी टैरिफ या इम्पोर्ट की अभी बात नहीं की गई है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईसीटी गुड्स हैं एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप याद रखना एक्सक्लूजन लिस्ट क्या है। और इसी आर्टिकल के बिहाफ़ पे जो अलग-अलग इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करे हैं कि जैसे यूएसए ने एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर किया था कि 25% टैरिफ्स जो हैं वो इम्प्लाई होंगे। लेकिन इसमें इन चीज़ों को एग्ज़म्पशन देके जो है ये शो करता है कि अभी भी स्टिल देयर आर चांसेस कि जो इंडिया जो यूएसए के साथ है, ये इकोनॉमिक प्रैग्मैटिज़्म जो है वो शो कर रहा है कि कहीं न कहीं अगेन दे वांटिंग द कंट्रीज़ वांटिंग कि जो टाइज़ जो हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे एफटीए को जो है वो और बेटर किया जा सकता है। तो इट कैन बी एक्ट एज़ अ ट्रेड बैलेंसिंग एक्ट वेयर इंडिया मस्ट नेविगेट द यूएस प्रेशर व्हाइल मेंटेनिंग इट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन एनर्जी इम्पोर्ट्स फ्रॉम द रशिया। ठीक है? नेक्स्ट इज़ कि इंडिया की जो एनर्जी ट्रेड है विद द रशिया एंड द यूएस के कंसर्न्स क्या है इसके रिलेटेड कि पहले जो है ट्रेड वॉर से पहले रशिया जो है वो सिर्फ 0.2% ऑफ द क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया को सप्लाई करता था। नाउ इट इज 35 टू 40%, मेकिंग रशिया द लार्जेस्ट बायर। ठीक है, तो इसमें यूएसए का जो डिस्प्लेजर था कि इवन आफ्टर हैविंग सैंक्शंस ऑन द रशिया, तो जो कंट्रीज हैं या जैसे इंडिया है तो वो एनर्जी ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ। इसीलिए जो है जो ट्रम्प था उसने जो टैरिफ है एज अ पेनल्टी जो है वो इंडिया पे इम्पोज किया। बट स्टिल इंडिया ने जस्टिफिकेशन दिया कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है हम उसको मेंटेन करेंगे, हमें अपने फार्मर्स जो हैं उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मोस्टली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। एंड लेट मी टेल यू एज़ अ सजेशन समझ लो या एक एडवाइस है कि अगर जैसे यूएसए जो है इतना टैरिफ इंडिया पे इम्पोज़ कर रहा है, बीइंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, हम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज़्यूम करना बंद कर सकते हैं। जैसे कोका कोला, पेप्सी, चिप्स, ये सब अगर हम लोग इंडियन कंज़्यूमर चाहे अगर बंद कर दें, तो फिर हमारे पास इतनी पावर रहेगी कि हम यूएसए को इस टैरिफ जो वो वॉर जो खेल रहा है उससे रोक सकते हैं। बट ये अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है और हम खुद अगर इतना हमारे पॉपुलेशन को थोड़ा अवेयर कर दें इस चीज़ से रिलेटेड, तो ये जो सैंक्शंस जो हैं, ये जो पेनल्टी जो वो लगा रहा है हम पे, जो टैरिफ लगा रहा है, ये यूएसए पे भारी भी पड़ सकते हैं क्योंकि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, ठीक है ना? तो अगर अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड को डिमिनिश कर देंगे, मैकडी की जगह हम अगर किसी लोकल रेस्टोरेंट में जाके खाएँ, तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमी। देन इसके बाद अगेन इसमें जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसीडरेशंस थे। अगेन ये सिंपल रीड करके यू विल गेट टू नो अबाउट द टॉपिक। फिर उसके बाद यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन पॉलिसी में आप डाल सकते हो इकोनॉमिक, डिप्लोमेसी, एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट था, तो तभी मैंने ये आर्टिकल जो है वो कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो था कि कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव किया है ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कीम को। ठीक है, तो
हाँ, ग्रांट एड जो है वो प्रोवाइड की है सिंपली स्कीम को। तो सिंपली इसमें हमें ये देखना है कि हमें स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन दिख जाते हैं स्कीम से कि ये जो स्कीम है इट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। याद रखिएगा ये एक सेंट्रल सेक्टर जो है वो स्कीम है। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये जो इकोनॉमी की जो मैंने क्लासेस हैं उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देन इसका आउटले जो है वो इतना है व्हिच इज़ मोस्टली लेस इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। फिर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसका यही होगा कि इट विल बी एबल टू रेज़ 20,000 करोड़ फ्रॉम द ओपन मार्केट ओवर अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स, ठीक है? मतलब इससे क्या होगा कि सिंपली अगर हम कोऑपरेटिव्स को जो है एक ग्रांट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो वो उससे क्या कर सकता है, मोर लोन्स जो है वो जनरेट करवा सकता है। फ़ॉर कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बैंक में शो कर दूं कि हाँ मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं जो हूँ एक मेरी एक जो बैकिंग होगी, फाइनेंशियल बैकिंग होगी, वो स्ट्रांग शो होगी, मेरी बैलेंस शीट विल लुक बेटर, ठीक है, वो इम्प्रूव जो है होगी, जिसकी वजह से जो क्रेडिटर्स होंगे वो हमारी कोऑपरेटिव को जो है वो लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यही इस जो है स्कीम का जो एम है। देन बेनिफिट यही है कि इससे जो अप्रॉक्सिमेटली 9 करोड़ मेंबर्स ऑफ 13,288 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो जो है बेनिफिट होंगे। तो इसकी जो स्ट्रैटेजी और टारगेट्स यही हैं कि एनसीडीसी विल बी द एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर द स्कीम, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देन इट विल प्रोवाइड द लोन टू द कोऑपरेटिव्स, ठीक है, and then it will also provide long term credit for setting up and the modernization, technological upgradation of the various cooperatives। देन अब ये क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ 1963, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जिसके जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है, एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। अभी आपको बताना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है इसके हेड कौन है, ठीक है, कौन सा मिनिस्टर जो है वो इनके हेड है, ये आपने अभी इसको सर्च करना है और कमेंट में आंसर बताइए। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो देख लेना। यही है कि कॉपरेटिव्स को प्रमोट करना है इन द एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक एंड डेयरी सेक्टर में। तो दिस वाज द जिस्ट ऑफ द न्यूज़, ठीक है। देन उसके बाद हाँ, उसके बाद ये था कि यूनेक्टेड जो है इसका ग्लोबल ट्रेड अपडेट ऑन मोबिलाइजिंग ट्रेड टू कर्ब द प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, इन्होंने प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब करने की बात की। तो मुझे लगा कि ये जो एजेंसी है दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वेरियस जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काफी ज्यादा होती हैं। तो इनको रिवाइज करना, बार-बार पढ़ना समटाइम्स फील बोरिंग। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको यहीं पे कवर किया। अगर आप इसको यहीं पे पढ़ के रिवाइज करके 2-3 बार छोड़ दोगे, तो आपको ये कहीं न कहीं याद रह जाएगा। ठीक है? देन ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है व्हिच वाज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएनजीए इन 1964, जिसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में हैं। ठीक है? ये क्या करता है, इकोनॉमिक और ट्रेड एनालिसिस प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है कंसेंसस बिल्डिंग एंड ऑफर द टेक्निकल असिस्टेंस किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है, यूज द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये यूएन सेक्रेटेरिएट का पार्ट है। क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर इट्स अ पार्ट और नॉट, मतलब इन एनी वे। Then it reports to the UNGA and the Economic and the Social Council, but it has its own membership, leadership, and the budget, and it is also a part of the UNDG। ठीक है, तो दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट कि जो यूनाइटेड है इसका ये पार्ट है यूएन सेक्रेटेरिएट का, लेकिन इसका अपनी मेंबरशिप है, अपनी लीडरशिप है और इसका अपना एक बजट है। ठीक है, अभी जो पहली जो यूनेक्टेड की कॉन्फ्रेंस हुई थी ये जिनेवा में ही हुई थी 1964 में। फिर 1989 में एक अग्रीमेंट ऑन द ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज जो था इट केम इनटू फोर्स, एंड इट provide for the granting of tariff as well as the non-tariff preferences among its members. To date, the agreement has been ratified by the 44 कंट्रीज। तो ये जो जीएसटीपी वाला सिस्टम है, ये भी अगेन आई हैव कवर्ड, बट थोड़ा सा इसमें आपको बता देती हूँ कि हम जो है एग्रीमेंट करेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ, और उनको जो है वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स में थोड़ा मतलब छूट देंगे, रियायत देंगे। तो ये उस पे बेस्ड जो है वो एक सिस्टम है जो इन्होंने 1989 वाली एग्रीमेंट में पास हुआ था। देन इट ऑल्सो हाईलाइटेड द नीड फॉर एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच चाहिए, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी डिफरेंट है। तो जो 10th कॉन्फ्रेंस जो अभी बैंकॉक में हुई थी इन 2000 में, उन्होंने एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किया था, द स्पिरिट ऑफ बैंकॉक एज अ स्ट्रैटेजी टू एड्रेस द डेवलपमेंट एजेंडा इन द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। फिर ये रिपोर्ट्स, दीज रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो रिपोर्ट्स जो हैं ये कौन सी पब्लिश करते हैं। ठीक है, फिर अब आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि जो जीएसटीपी है, क्या इसका इंडिया जो है वो इसका मेंबर है, क्या चाइना इसका मेंबर है, या इधर पाकिस्तान इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये आपने जो है इसके बारे में बताना है, ठीक है?
ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज कि जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, दे मेक्स द लार्ज ऑयल आउटपुट हाइक इन द मार्केट शेयर पुश। देखो, ज्यादा सप्लाई करने से मतलब व्हाई दे डिसाइडेड कि ये ज्यादा लार्जली दे विल इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द ऑयल। इससे क्या होगा, प्राइजेस थोड़े स्टेबल रहेंगे। ठीक है। तो रीजन बिहाइंड इसके जो है वो यही है कि अगर ज्यादा वो पुश करेंगे ऑयल की प्रोडक्शन को, तो प्राइजेस भी स्टेबल रहेंगे और सभी इकोनॉमीज हैं जो वो सफर नहीं करेंगी, और जो ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे और इन्फ्लेशन जो है दैट विल बी कंट्रोल। सिंपली द एजेंडा इज दिस। नाउ अब ओपेक के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज एस्टैब्लिश्ड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स ये हैं एंड दीज आर द मेंबर कंट्रीज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने होते हैं क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं ना, ये दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताओ, एक साइड आपको कॉन्फ्रेंस का नाम, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे, दूसरी साइड मेंबर दे देंगे मैच द कॉलम में, तो वहां पे थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। फिर इसके सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, देन इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्टेबल रखना है प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस को, एक एफिशिएंट और इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए पेट्रोलियम पेट्रोलियम का। ठीक है। और इनका जो प्रिंसिपल है दैट इज यूनानिमिटी एंड वन मेंबर वन वोट। ठीक है, मतलब इक्वल शेयरिंग देते हैं सबको। और जो 80% ऑफ द वर्ल्ड के जो प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं वो यहीं पे इन्हीं कंट्रीज में लोकेटेड हैं। और इंडिया भी जो है 70% जो क्रूड ऑयल है वो इन्हीं कंट्रीज से जो है वो इंपोर्ट करता है। और इसकी जो पब्लिकेशन है दैट इज द वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। ठीक है। एक ओपेक फंड भी बनाया गया है इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए। ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो 1976 में बनाया गया था। एंड इट्स द ओनली ग्लोबली मैंडेटेड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड द फाइनेंसिंग फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज टू द नॉन मेंबर कंट्रीज एक्सक्लूसिवली। ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ठीक है। ये अगेन दिस न्यूज मेक लिटिल सेंस, बट द इम्पोर्टेंट वाज कि ओपेक जो है इट इज इन न्यूज, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसकी मेंबर कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। देखो, हम लोग बड़ा डीपली चले जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए, बट उसके सेक्रेटेरिएट वो कैसे बनी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मेंबर्स कितने हैं, कौन सी कंट्री ने छोड़ा था या ज्वाइन किया था, तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। आप लोग फोमो में रहते हो कि यार ये तो हमें पता है, ये तो मेरे पास है लिखा हुआ, इसको नहीं पढ़ोगे आप कुछ और ढूंढोगे और ढूंढोगे। बट यही बेसिक है। ठीक है। और जिसने ये पढ़ा होगा उसका तो ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएगा। अब जो डिफिकल्ट आएगा वो तो सबके लिए डिफिकल्ट है ना। तो जो थोड़ा फोमो है उसको थोड़ा रिड्यूस करो। ठीक है। अब ओपेक प्लस जो है इसको विनिया ग्रुप बोलते हैं, जो 2016 में क्रिएट हुआ था। इसमें कुछ ओपेक कंट्रीज हैं और 10 नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं क्रूड ऑयल को, तो ये कंट्रीज वो हैं। ठीक है। और 40% ऑफ द वर्ल्ड का क्रूड ऑयल जो है ये भी प्रोड्यूस करती हैं। और एक साइन की थी इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ कोऑपरेशन अंडरटेकिंग अ प्रोडक्शन एडजस्टमेंट टू अचीव द लास्टिंग स्टेबिलिटी इन द ऑयल मार्केट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। मतलब इन्होंने क्या किया था, एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉपरेशन की हम लोग कॉपरेट करेंगे अपनी मर्जी से नहीं कि प्रोडक्शन को रिड्यूस करें या बढ़ाएं। तो दिस विल बी देयर डिक्लेरेशन। तो ये जो है ये ओपेक, दिस इज ओपेक कंट्रीज। ठीक है। Next is amid curbs of H-1B visa and the student visa, more Indians are lining up for the US investment visas. ठीक है। अभी restrictions जो हैं वो H-1B वीजा पे और स्टूडेंट वीजा पे जो है वो यूएस इम्पोज कर रहा है। तो जो अब इंडिया जो है इंडियंस जो हैं वो अब इन्वेस्टमेंट वीजास पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है। अब वाई ऐसा क्यों है, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट वीजा है ये EB-5 वीजा इनको कहते हैं। ठीक है। कि इतने जो हैं सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो इन वीजा एप्लीकेशंस की हो गई है विच इज EB-5 वीजा। ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1428 वीजा इशू किए गए थे। नाउ इंडिया इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट ईवी मार्केट आफ्टर चाइना। ओके। एंड हाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फाइनेंशियल हब्स आर ड्राइविंग द डिमांड। देखो, इसका इस वीजे का क्या पर्पस है कि आप लोगों को एक मिनिमम भी नहीं, एक अमाउंट सेट किया है कि अगर आप उतना अमाउंट यूएस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपको वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब यूएस का क्या बेनिफिट है, अब छोटा मोटा अमाउंट तो उसने रखा नहीं होगा, बिलियंस में होगा या मिलियंस में होगा ऑब्वियसली। अगर आप उतना अमाउंट यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, तो एक अमेरिकन इकोनॉमी बूस्ट होगी। इसीलिए जो है लोग जो है EB-5 वीजा जो है वो उसको अप्लाई कर रहे हैं, और इनको पाना जो है इन वीजास की एप्लीकेशन लगना इज मच इजियर।
बट इसके लिए आपको पैसा चाहिए जेब में, ठीक है? कि अब इंक्रीज़ क्यों हुआ है? क्योंकि H-1B और स्टूडेंट वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई हैं। जो ग्रीन कार्ड था उसको भी बैकलॉग कर उसपे भी बैकलॉग है, उनको भी नहीं जो है ये प्रमोट कर रहे हैं। फिर गोल्ड कार्ड प्रपोज़ल कंसर्न्स वहाँ पे भी जो है इश्यूज़ आ रहे हैं। बट ये जो है ना, ये एक तो परमानेंट रेज़िडेंसी आपको वहाँ पे ऑफ़र करेगा फॉर 8 टू 30 मंथ्स के लिए, ठीक है? इसीलिए जो है इनकी प्रेफ़रेंस जो है वो ज़्यादा हो रही है। और इसकी इन्वेस्टमेंट देख लो कि 1.05 मिलियन दैट इज़ 29 करोड़ आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है? या फिर 6.88 करोड़ इन द टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ में। एंड देन इसका बेनिफिट यही होगा कि ग्रीन कार्ड मिलेगा इन्वेस्टर को, उसकी फैमिली को, बच्चों को। और जो है नो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप नीडेड। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है आपका H-1B वीज़ा अगर आपको वहाँ काम करना है। आप सिंपली पैसा इन्वेस्ट करो, एक कंपनी खड़ी कर दो वहाँ पे, तो यू कैन गो फॉर दैट। अब ग्रीन कार्ड क्या होता है कि ये एक परमानेंट रेज़िडेंट कार्ड होता है वहाँ पे, ठीक है? एक इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट ही इसको बोल सकते हैं, जो आपको जो है वो राइट टू लिव एंड वर्क परमानेंटली यूएसए में जो है वो ग्रांट करेगा। ठीक है? अब ये जो ग्रीन कार्ड बैकलॉग ये क्यों इश्यू है? क्योंकि इन्होंने पर कंट्री के हिसाब से ये 7% लगा दिया गया है। ठीक है? तो ये कोटा रखा हुआ है, तो इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पे भी जो है इसके रिलेटेड जो है वो इश्यू आ रहा था। अगर आप EB-5 वीज़ा अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको ईज़ी हो जाएगा। अब इसके फीचर्स यही हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए इतनी, एम्प्लॉयमेंट एरिया में आपको इतना इन्वेस्ट करना है और जो फंड्स हैं वो लॉफुल सोर्सेज़ से ही होना चाहिए, ठीक है? जॉब क्रिएट करनी होनी चाहिए वहाँ पे। तो इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? इन्वेस्टर को मिलेगा ग्रीन कार्ड, स्पाउस, अनमैरिड चिल्ड्रन जो 21 साल से छोटा है। देन आपको कोई भी H-1B वीज़ा को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। कोई भी एजुकेशन, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो आफ्टर 5 साल बाद तो आपको यूएस की सिटीज़नशिप भी जो है वो मिल जाएगी और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी जो है वो बहुत फास्टर है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट इज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कैन इम्पोज द एनवायरमेंटल कंपनसेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अभी, हाई कोर्ट के डिसीजन ने बोला था कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये जो है डायरेक्टली पेनल्टी नहीं इम्पोज कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, अगर वो बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रही है जिससे कि आसपास के एरियाज जो हैं वो जो आसपास के एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो हाई कोर्ट ने बोला था कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं ये पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन इस डिसीजन को रिवर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ये भी इम्पोज कर सकते हैं एनवायरमेंटल कंपनसेशन। ठीक है? तो इसमें यही है कि ये दे कैन आल्सो सीक द डैमेज एंड बैंक गारंटीज अंडर सेक्शन 33 ऑफ द वाटर एक्ट एंड सेक्शन 31 ए ऑफ द एयर एक्ट। ठीक है? दिल्ली हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी उसको ओवररूल किया गया था। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल था ना दैट हैज़ बीन अपहेल्ड। ठीक है? कि पॉल्यूटर अगर कोई गंद फैला रहा है, कोई पॉल्यूट कर रहा है, तो उसी को ही पे करना है उसके नुकसान के लिए, या जो भी डैमेज वो अगर जो है कोई उससे क्रिएट कर रहा है। तो ठीक है, दिस विल अपहेल्ड दिस आल्सो। तो चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाएगा उनके पावर्स पे कि बेशक जो है उनको एम्पावर कर रहा है, बट जो पावर्स हैं दे मस्ट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड फेयरली। मतलब ये नहीं कि अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी की वजह से किसी कंपनी को बोल दिया, तो दैट शुड बी रेगुलेटेड आल्सो, ठीक है? और अगर जो नॉन कंप्लायंट एंटिटी हैं, जो नहीं मानेंगे इसको, ठीक है? तो उनको नोटिस दिया जाएगा और उनको जो है उन पे सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है? नाउ व्हाट आर द हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ये हैं क्या? दीज़ आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है? अंडर दीज़ एक्ट्स, ठीक है? मेनली एक्ट जो है वो वाटर एक्ट है, बट कुछ-कुछ पावर्स जो हैं वो एयर एक्ट की भी जो है इनको दी गई हैं, ठीक है? मिनिस्ट्री याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, इसके ये फंक्शंस हैं कि ग्रांट करते हैं कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट टू द इंडस्ट्रीज़ को, कि हाँ, इंडस्ट्री को ये ग्रांट करेंगे कि हाँ, आप अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर सकते हो या उनको ऑपरेट कर सकते हो। फिर ये एनफोर्स करते हैं एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को, मॉनिटर करते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को, और जो एनजीटी के जो भी ऑर्डर्स आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है? लीगल प्रोविजंस जो हैं, वो ये 2 हैं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ द जजमेंट कि हाँ, कि स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट होगी इससे और डेटरेंस इफेक्ट होगा। ठीक है ना? इमीडिएटली वो जो है बोर्ड जो है वो इम्पोज़ करेगा पेनल्टी, कहाँ कोर्ट में जाएँगे, ये फिर तारीख पे तारीख चलेगा। तो रादर जो कंट्रोल बोर्ड है वो डायरेक्टली जो है वो कंपनसेशन के लिए बोल सकते हैं, ठीक है? और क्लाइमेट और पब्लिक हेल्थ, दिस इज़ आर्टिकल 51 ए जो है इसको भी अ, हाँ, एक तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है और प्रमोट किया है, ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अभी रिसेंटली जो है रेपो रेट को 5.5 ही रखा गया, ठीक है? एक एज़ अ न्यूट्रल स्टांस जो है वो रखा गया।
अ अभी एक्चुअली ये देखेंगे कि टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देन दे विल थिंक ऑफ दैट। अभी इन्फ्लेशन भी जो है वो कंट्रोल में है, इसीलिए जो रेपो रेट है इसको नॉर्मल रखा गया है। अब ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये पॉलिसी रेट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं टू मेंटेन द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। देन 6 मेंबर्स होते हैं और कोरम जो है वो 4 मेंबर्स का रहता है, ठीक है? 3 मेंबर्स में 3 आरबीआई से होते हैं और 6 मेंबर्स में 3 फ्रॉम द आरबीआई एंड 3 फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरपर्सन जो होता है वो आरबीआई रहता है, ठीक है? मीटिंग जो होती है वो साल में 4 बार, एट लीस्ट दे हैव टू मीट 4 टाइम्स अ ईयर, मैक्सिमम कितना भी मिल सकते हैं और वोटिंग में 1 वोट 1 मेंबर 1 वोट, ठीक है? तो दिस वाज़ इम्पोर्टेंट। बाकी रेपो रेट ये सभी रेट्स आपको पता होने चाहिए। तो उनका एक रिवीजन आप कर लीजिएगा, ठीक है? फिर इसके बाद स्कीम आ गई। इस स्कीम में क्या इम्पोर्टेंट था कि कैबिनेट ने अप्रूव किया था एडिशनल आउटले फॉर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये सब जो है वो स्कीम से रिलेटेड है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका नाम जो है रीनेम किया गया था इसको। देन इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे सब कंपोनेंट्स हैं जो इनको फार्मर्स को हेल्प करेगा, ठीक है? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका एम है। एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटपुट। ऑल्सो इट बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करना, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, वेस्टेज को कम करना, इंक्रीजिंग द प्रोसेसिंग लेवल। तो बहुत सारे इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? इट्स डिमांड ड्रिवन एंड नॉट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रीजन और क्रॉप स्पेसिफिक। मतलब कि जहाँ-जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस स्कीम को लागू किया जाएगा, ये नहीं कि पर्टिकुलर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एग्रीकल्चर को कहीं मॉडर्नाइज़ करना है। देन ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? और नोडल मिनिस्ट्री याद रखनी है आपको, दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? क्वेश्चन्स आते हैं स्कीम से रिलेटेड कि दैट फलाना स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय अंडर दिस मिनिस्ट्री। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को 4 बार, 10 बार रट-रट के पी जाओ। फिर ये मेंस रिलेटेड कुछ मैंने आपको जो है वो डेटा प्रोवाइड किया है। द रीज़न बीइंग कि ये कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत वास्ट है, ठीक है? क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? तो रादर वीकली यू कैन मेमोराइज़ दीज़ ना। तो फिशरी सेक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि मेंस में यही आपको डेटा जो है वो हेल्प करेगा। आप अगर फिश प्रोडक्शन से कहीं आपको कुछ पॉइंट लिखना है एक आधा, तो आप वहाँ लिख सकते हो कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है आफ्टर चाइना। फिर फिशरी सेक्टर जो है अगर हम देखें स्टेट लिस्ट में आ जाता है, ठीक है? इनलैंड सेक्टर जो है इस बाय एंड लार्ज, हाँ, जो इनलैंड सेक्टर है इट कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और जो मैराइन सेक्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। फिर इनलैंड फिश प्रोडक्शन ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है वो रहेगा कि जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है वो कितना कंट्रीब्यूट जो है वो कर रहा है। तो दीज़ डेटा पॉइंट्स आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। चैलेंजेस मैंने डाल दिए कि इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल। तो फिर अब इनिशिएटिव्स क्या-क्या लिए गए? दिस इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट कि फिशरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हमने क्या-क्या इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं। इसको मैं इसलिए नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि आप रीड करके जो है सिंपल इसको यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है? फिर एक ये एक अ, सी राजा मोहन का भी एक आर्टिकल था जिसमें से जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी मैंने वही बताया। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ये कॉन्सेप्ट देने का यहाँ मतलब ये नहीं है कि बस दे दिए आपको। यू हैव टू राइट दीज़ कॉन्सेप्ट्स इन द मेंस एग्ज़ाम, ठीक है? दिस विल शो द एग्ज़ामिनर योर नॉलेज कि येस यू नो अबाउट द थिंग्स। जैसे टेक्नो नेशनलिज़्म क्या है? कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है? टेक्नो कैपिटलिज्म क्या है कि कैपिटलिज्म अलोंग विद द कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेड बाय द प्राइवेट फर्म्स एंड द स्टेट बैकिंग, ठीक है? फिर साइंटिफिक इंटरनेशनलिज्म कि साइंस को यूज करना फॉर द ग्लोबल कोलैबोरेशन, जैसे इसरो करता है, नासा के साथ मिशन डेवलप करता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, दिस इज साइंटिफिक इंटरनेशनलिज्म। देन वी हैव द ब्रॉलीगार्की की अलायंस ऑफ टू ब्रदर्स, नॉट टू बट इट कैन बी थ्री, बट अलायंस ऑफ बिलियनियर्स, टेक एलाइट्स एंड द पॉलिटिकल पावर। फिर डिजिटल सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू कैन राइट इन द एग्जाम्स अगर कहीं पे आपको मेंशन करने की जरूरत पड़े। यू डोंट नीड टू राइट दिस ना, यू कैन राइट दिस आल्सो कि टेक्नो नेशनलिज्म जो है वो किस तरीके से जो है आजकल ग्लोबल उसमें ग्लोबली जो है इसका इम्पोर्टेंस है। देन इंडिया, हाँ, यहाँ पे ये बोला गया था कि इंडिया को भी जो है टेक इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, ठीक है? नॉट जस्ट द डिजिटल स्लोगन्स। एंड एआई जो ऑटोमेशन जो है ये थ्रेट पोज़ करेंगे सर्विस सेक्टर को, ठीक है? फिर नाउ ग्लोबल टेक्नोलॉजी इज़ नॉट स्ट्रैटेजिक, इंडिया मस्ट बैलेंस द कोऑपरेशन। प्राइवेट सेक्टर इज़ आल्सो एसेंशियल बट मस्ट बी एम्बेडेड विद द नेशनल रूल्स। सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको भी टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर होना चाहिए क्योंकि
आजकल जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गई है ड्यू टू एआई एंड ऑटोमेशन। तो ये पॉइंट्स जो हैं आप ऐसे सजेशन लिख सकते हो एग्ज़ाम में कि सिविल सर्वेंट्स को इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को नेशनल गोल्स के साथ जो है चलना चाहिए। तो दीज़ आर द पॉइंट्स यू कैन राइट दैट इन द एग्ज़ाम और ये पॉइंट्स मेंशन करो, ठीक है? तो अगर आप ये पॉइंट मेंशन करते हो यू कैन सिंपली राइट टेक्नो नेशनलिज्म, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस ना, ठीक है? एक ही वर्ड में आप बहुत सी बातें उनको बोल दोगे। Then this is something which you can write in your essay or in the ethics case study में कि पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी अ रूरल क्लासरूम ब्रिजेस द डिजिटल गैप। ठीक है? इसमें जो है इंडिया का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी, सोचो आंगनवाड़ी जो है वो वहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है इन द महाराष्ट्र। देन ये एक आईएएस ऑफिसर विनायक महामुनि जी का इनिशिएटिव था। तो इससे क्या होगा कि इट विल ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन पीपल एंड आल्सो यू कैन यूज़ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जिसमें वीआर हेडसेट्स होंगे, एआई इनेबल्ड डैशबोर्ड्स होंगे, इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स होंगे, जिससे इम्पैक्ट होगा कि अटेंडेंस डबल हो जाएगी। चिल्ड्रन जो है वो इसको और अट्रैक्टिव समझेंगे और अटेंडेंस रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है अचीव करने में हेल्प करेगा, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट आंगनवाड़ी मिशन, तो ये सब के अंदर जो है वो काम करेगा। या आप एस्से में या एथिक्स में कहीं भी आपको मेंशन करना हो तो यू कैन राइट, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस इन द नोट्स, ठीक है? आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द वीक। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आई हैव कवर्ड देम। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी रहेंगे एंड हाँ, डोंट थिंक ऑफ एनी फोमो क्योंकि बीइंग मैं भी पहले एस्पिरेंट थी, तो आई हैव मतलब आई कैन फील योर ना आई कैन फील योर प्रॉब्लम्स कि हाँ यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, कोई टॉपिक छूट ना जाए। बट आई मस्ट टेल यू दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई हैव कवर्ड, ठीक है? ये सब एग्जाम रेलिवेंट है, कुछ भी अनाप-शनाप इसमें नहीं डाला है। आपके जो टाइम है दैट इज़ आल्सो वेरी प्रीशियस, तो यू कैन गो विद दिस, ठीक है? And I think that's it for today. Any doubt, you can write your query in the comment section. And thank you and have a nice day.